तो मैं दोनों जगह लड़ने के लिए तैयार हूँ। ग्वालपोखर के लोगों को भी ये उम्मीद थी कि तृणमूल के जुल्म सितम से अगर कोई वहाँ पर आकर लड़ सकता है गुलाम रब्बानी साहब के साथ, तो वो विक्टर है। चकलिया के लोगों को भी यही मांग थी। जब भी परेशानी होती है चकोलिया के लोगों को, आपको कैसा लगता है कोई सामने आते हैं उन लोगों के? क्योंकि ऐसा ही यार, आप खुद यहाँ चकोलिया में देखे, वीडियो ऑफिस के सामने आग लगे, लोगों को केस उस करा दिया गया, इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? इस पर यही कहेंगे कि जो मौजूदा यहाँ के एमएलए साहब हैं, मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब, ये जिम्मेदारी उनकी थी कि और इस पर केस लदवा दिया तो 400 लोगों पर केस हो गया। उनके पार्टी ऑफिस में खुद से मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब की मौजूदगी में उनका पार्टी ऑफिस तोड़ा जाता है और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग सब वहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ होती है। मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने कहा था कि मैं एमएलए बनूंगा तो कॉलेज होगा, मैं एमएलए बनूंगा तो यहाँ हॉस्पिटल में सीजर होगा, पेशेंटों को अच्छा बेहतर इलाज मिलेगा। आज भी आप जाके हॉस्पिटल में देख लीजिए कि ये वही बिल्डिंग है जिसके लिए मैंने हॉस्पिटल का बिल्डिंग को तोड़ा था, जिसका केस 14 साल मेरे ऊपर चला। आज भी हॉस्पिटल में वहाँ पर कोई कुछ नहीं, इंतज़ाम नहीं है, लोगों को रेफ़र कर दिया जा रहा है। इसलिए मांग कर सकता है विधानसभा में। तो क्या मिन्हाजुल आरफीन साहब अपना एक भी प्रोसीडिंग विधानसभा का दिखा सकते हैं कि विधानसभा के अंदर मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने अपने इस 5 साल वक्त में एक बार भी विधानसभा के अंदर उन्होंने अपनी तकरीर रखी हो या उसमें कॉलेज का मांग किया हो? मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने 5 साल में विधानसभा में एक सर चूंकि आप भी 3 बार रह चुके हैं यहाँ पर, अपनी रहबरी दे चुके हैं, तो क्या सर आप वो मांग रखे थे? अगर इस बार आप जीत जाते हैं तो क्या मांग रखेंगे कॉलेज के बारे में? मेरे पिछले 15 साल में 3 बार जो मैं एमएलए रहा, तकरीबन 12.5 साल एमएलए रहा मैं, इसमें चकुलिया के लिए मैंने कई मांगे रखी हैं। यहाँ के कॉलेज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए भी मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार का नेक इरादा नहीं है। मैं उस इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का भी मांग विधानसभा के अंदर रखा हूँ। तो देखा जा रहा है कि चाकुलिया में खासतौर से 3 तरह की कंपटीशन है। कांग्रेस में आप हैं और टीएमसी है, उसके बाद बीजेपी में मनोज भी लिए हुए हैं। तो लग रहा है कि शायद इस बार इस बार की जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुआ होगा, लेकिन लोकसभा में आप चूँकि 1000+ यहाँ से आपको वोट है, तो आप अभी फिलहाल किस तरह देखते हैं कि क्या सामने आप नतीजा सही निकाल पाएंगे? मुझे आवाम पे भरोसा है। मैं यहाँ पर जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार कर बनाया गया है, वो तृणमूल के आज भी श्री जैन विद्या मंदिर जो स्कूल है, उसमें वो तृणमूल के नॉमिनेटेड कमेटी के मेंबर हैं, वो तृणमूल में रहते हैं। तो तृणमूल करने के बाद उनको आज बीजेपी का कैंडिडेट कर दिया गया, के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब एसआईआर को लेकर आदमी का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जा रहा है, उसके लिए लोग कालिया चौक में जब धरने पर बैठ रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं, और उसके समर्थन में एक वकील जो है मुफक्किरुल इस्लाम, वो उसके समर्थन में मुफक्किरुल इस्लाम आता है। तो मुफक्किरुल इस्लाम करने के लिए कई जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनका लिस्ट है हमारे पास, उसके मुताबिक हम लोगों ने नाम भेजा है कि इन लोगों में से किसी को दिया जाए। उसमें प्रियंका गांधी जी का भी नाम है, उसमें अजहरुद्दीन साहब का भी नाम है, उसमें कन्हैया कुमार भी हैं और उसमें सचिन पायलट जी भी हैं। तो इन लोगों को मैंने आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन अभी मौजूद हैं चाकुलिया 31 असम्बली नंबर में, और मैं आपको बताता चलूं कि अभी मैं जिनके साथ हूँ आप बखूबी जानते हैं, और सियासत में तो बड़े माहिर हैं ही, इलाकाई तौर पर वो लोगों के साथ हमेशा मिलते हैं। मैं सर से बस कुछ मुद्दे पर बात करने चाह रहा हूँ कि इस बार जो इलेक्शन है सर, किस तरह से और किस मुद्दे पर आवाम के साथ, चूँकि एक ये जो है ये स्टेट का ये सरकार बनानी है, लेकिन चाकुलिया के लोगों को जो परेशानी आती है, जब भी परेशानी होती है तो कोई भी बड़े लीडर सामने नहीं आते हैं। कुछ देर पहले आप भी देखें कि एसआईआर में भी जो परेशानी हुई थी, एसआईआर में कई लोगों को यहाँ से कई या क्या कहते हैं उस पर केस भी किया गया, कोई सामने नहीं आए, लेकिन सर आए थे। बहरहाल सर से बस यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सर इस बार चूंकि आप भी नॉमिनेशन किए हुए हैं और कांग्रेस से, चूंकि आप शायद सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप वहाँ से भी करने वाले थे, वहाँ फिर नहीं कि एक ही जगह क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि मैंने ये कहा था कि पार्टी अगर दोनों जगह मुझे चुनाव लड़ने का मौका देती है तो मैं दोनों जगह लड़ने के लिए तैयार हूँ। ग्वालपोखर के लोगों को भी ये उम्मीद थी कि तृणमूल के जुल्म सितम से अगर कोई वहाँ पर आकर लड़ सकता है गुलाम रब्बानी साहब के साथ, तो वो विक्टर है। चकलिया के लोगों को भी यही मांग थी कि विक्टर को ही यहाँ का उम्मीदवार किया जाए। तो इसीलिए पार्टी के सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक भी दोनों जगह मेरा ही नाम था।
तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर पार्टी जो है अगर चाहेगी कि मुझे दोनों जगह लड़ाया जाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टी ने एक जगह का फैसला किया कि मुझे चकलिया में लड़ाया जाए, तो जो पार्टी का फैसला है उसको तस्लीम करते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी वहाँ के जो नए कैंडिडेट ही कहेंगे, चूँकि इंडिपेंडेंट से आए हैं ये सरवर साहब, तो वो कहीं कहीं लेकिन आपका नाम ले रहे हैं, क्या उनको आप मदद कर रहे हैं इलेक्शन में? अब भाई मेरी पहचान बड़ी हो गई है, लोग मेरा नाम लेकर अगर लोगों के पास जा रहे हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग मेरे नाम से लोग कहीं कहीं ये कर रहे हैं। लेकिन रहा सवाल चुनाव का मामला है, ये आज़ादी है हर किसी को कि वो चुनाव में हिस्सेदारी कोई भी ले सकता है। अगर वो ले रहे हैं तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट सबके लिए। और सर, चूँकि मैं देखा कि स्टेट के जितने भी लीडरशिप हैं कांग्रेस की खास तौर से, उन लोगों ने ये जो इस बार का जो मैनिफेस्टो दिया, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एजुकेशन की भी बात रखी है और साथ साथ वो क्या कहते हैं, अगर आ जाती है तो महिलाओं को यानी औरतों को 2000 मंथली की बात करती है। लेकिन सर वो सारी बातें तो गवर्नमेंट बनने के बाद है। लेकिन देखा जा रहा है आप जहाँ से हैं, चूँकि आप ये तीसरी बार रह चुके हैं यहाँ, चाकुलिया की आवाम के लिए आप अपने तौर पर किस तरह की बात सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं सर? चकुलिया के आवाम के लिए मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि चकुलिया में आज के दौर में सबसे पहले तो ज़रूरत है कि चकुलिया के साथ साथ पूरे बंगाल के लोगों को जो एसआईआर में जिनको डी वोटर बनाया जा रहा है, तो एक वोटर का अधिकार उससे छीन लिया जाए या उसको देश में अपने आप को भारतीय होने के लिए वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर परेशानी का सामना करना पड़े, उससे बचाना ही आज मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब चैलेंज है और मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूंगा। और दूसरा कि इलाके में जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल सरकार 8,209 सरकारी स्कूलों को बंद कर दी है, उसमें हमारा चकुलिया गर्ल्स हाई स्कूल बंद हो चुका है, ऐसे कई प्राइमरी स्कूल्स हैं, कई हाई स्कूल भी अब बंद हो रहे हैं। तो इस हालत में हमारे जो करीब किसान मजदूर के बच्चे हैं और ये बच्चों को अगर तालीम नहीं मिलती है तो ऐसे बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में तालीम लेना नामुमकिन है, क्योंकि माली हालत इतनी अच्छी उनके परिवार की नहीं है। तो उन बच्चों को तालीम मिले जो हमारा देश का संविधान कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक सारे बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाएगी। तो यहाँ संविधान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, संवैधानिक हक हमारा छीना जा रहा है, बच्चों से उसकी तालीम छीनी जा रही है और सरकार जो संविधान पर को सामने रखकर शपथ ले रही है वही संविधान को दरकिनार कर रही है, बच्चों को तालीम से महरूम कर रही है। तो मेरा फोकस इस पे रहेगा कि बच्चों को तालीम से जोड़ के रखने के लिए सरकारी तालीम का इंतज़ाम बेहतर हो और उसके लिए जहाँ तक मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, चाकुलिया के सड़क से लेके बंगाल के सदन के अंदर तक ये आवाज़ रहेगी और उसके लिए जो भी करना होगा जमहूरियत के दायरे में वो सारी चीज़ों को मैं करूँगा। सर ये चाकुलिया में जब भी, चूँकि आप भी इस बार तो बहुत ज़्यादा आप रहे सर, आपकी एक शिकायत भी थी, चूँकि अपोजिशन की तरफ से भी बात आ रही है कि आप चूँकि पहले जब थे तो इतना वक्त चाकुलिया में नहीं देते थे, इस बार चाकुलिया में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। इससे लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं चाकुलिया की आवाम के लोगों की जगह पहले से थी और भी बढ़ गई है। सर जब भी परेशानी होती है चाकुलिया के लोगों को, आपको कैसा लगता है, कोई सामने आते हैं उन लोगों के? क्योंकि ऐसा ही यार, आप खुद यहाँ चकुलिया में देखे, वीडियो ऑफिस के सामने आग लगे, लोगों को केस उस करा दिया गया, इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? इस पर यही कहेंगे कि जो मौजूदा यहाँ के एमएलए साहब हैं, मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब, ये जिम्मेदारी उनकी थी कि उनके इलाके में इस तरह के लोगों के बीच में जो एक अफरा तफरी का माहौल या दहशत का माहौल था एसआईआर को लेकर, तो लोगों को भरोसा दिलाना, उनको साथ जुड़कर उनको ये यकीन दिलाना कि आपकी परेशानी में मैं यहाँ आपका एमएलए आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग जब समझ नहीं पाए कि उनको क्या करना चाहिए तो लोग अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पर उतर आए और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश किए अपने मांग को लेकर तो पुलिस ने उनको रोका, रास्ते पे कई जगह आगजनी हुई, बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ, ये सारा मुद्दा सामने आया। लेकिन अगर एमएलए साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाते तो ये हादसा नहीं होता, मुझे उम्मीद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एमएलए जनाब मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने उस वक्त आवाम के साथ खड़े होकर आवाम के नुमाइंदे होने का हक अदा न करते हुए उन्होंने सरकार की दलाली करना और पुलिस की चमचागिरी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और जिस पर पुलिस की तरफ से जो लोगों को परेशान किया जा रहा था उसमें इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। इन्होंने अपनी तरफ से इस इलाके के कई गांवों का नाम दे दिया कि इन गांव से लोग आए और आकर
यहाँ पर आगजनी की, यहाँ पर तोड़फोड़ किया और इस पर केस लदवा दिया। तो 400 लोगों पर केस हो गया। उनके पार्टी ऑफिस में खुद से मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब की मौजूदगी में उनका पार्टी ऑफिस तोड़ा जाता है और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग सब वहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ होती है, उसको रोक नहीं पाते। ये साबित करता है कि मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब आवाम से तो चुने गए हुए नेता हैं नहीं। उन्होंने ममता के नाम पर एनआरसी के डर से लोगों ने वोट दिया था। तो आज आवाम से ना वो जुड़े हैं, ना आवाम उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए वो आवाम के बीच में खड़े होकर आवाम की बात नहीं कर पाते हैं और झूठा मामला हम लोगों पर दर्ज कर दिया गया। तो इससे तो ये साबित हो गया कि इस इलाके में आवाम के साथ जब कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आवाम के हक में बोलने वाला, उनके लिए लड़ने वाला, उनके साथ खड़े होने वाला नेता इस इलाके में ना तो तृणमूल के पास है, ना बीजेपी के पास है। आज अगर लोग परेशान हो, चाहे वो बीजेपी को वोट दें, चाहे वो तृणमूल को वोट दें, लेकिन परेशानी में उनके साथ किसी भी तरह की सरकारी तौर पर परेशानी हो, सामाजिक हो, इलाकाई तौर पर हो, तो उनको सहारा देने के लिए या उनके साथ खड़े होने के लिए, उनकी मुसीबत में उनका ढाल बनने के लिए कांग्रेस ही सामने आती है। हम ही लोग उसके साथ खड़े होते हैं। सर 2021 का जो असेंबली इलेक्शन जो लास्ट हुआ था सर, उसमें कैंपेनिंग थी ये टीएमसी की तरफ से कि चाकुलिया में मेन जो ज़रूरत आज भी है लेकिन उसकी हेल्थ एंड एजुकेशन की, यानी हॉस्पिटल और स्कूल्स वगैरह की, तो वो दोनों में लगता है सर आज ये 5 साल में कुछ फुलफिल हुआ है, कुछ ज़रूरत पूरी हुई है? बात है कि ममता बनर्जी सरकार में जब आई थी, उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि 10,000 सरकारी मदरसा बनाया जाएगा। एक भी मदरसा नहीं बनाया गया। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को वो लागू करेंगी। सच्चार कमेटी का कोई भी रिकमेंडेशन को लागू सरकार ने नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मदरसा सर्विस कमीशन से जो हमारे यहाँ मदरसों में जो नौकरी होती थी, उसको उन्होंने 12 साल बंद करके रख दिया। प्राइमरी जो टेट का एग्ज़ाम, उसमें 12 साल हमको बंद करके रख दिया। स्कूलों में टीचर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज़ हैं, सरकारी डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज़ हैं, वो लगभग 3 लाख वैकेंसीज़ को बंद करके रखा हुआ है। तो रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सिस्टम ख़त्म कर दिया। और उसके साथ मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने जो यहाँ पर वादा किया था, गुलाम रब्बानी साहब ने ग्वालपुखर में वादा किया था कि मैं कॉलेज बनाऊंगा। गुलाम रब्बानी साहब ने तो इमाजुद्दीन साहब के नाम पर कॉलेज बनाने का दावा भी कर दिया। अपने वालिद साहब के नाम का इस्तेमाल करके अपने भाइयों की ज़मीनें हड़पने का काम भी किया उन्होंने। लेकिन आज तक कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है ग्वालपुखर की सरजमीन पर। उसी तरह मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने कहा था कि मैं एमएलए बनूंगा तो कॉलेज होगा, मैं एमएलए बनूंगा तो यहाँ हॉस्पिटल में सीजर होगा, पेशेंटों को अच्छा बेहतर इलाज मिलेगा। आज भी आप जाके हॉस्पिटल में देख लीजिए कि ये वही बिल्डिंग है जिसके लिए मैंने हॉस्पिटल का बिल्डिंग को तोड़ा था, जिसका केस 14 साल मेरे ऊपर चला। आज भी हॉस्पिटल में वहाँ पर कोई कुछ नहीं, इंतज़ाम नहीं है, लोगों को रेफ़र कर दिया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल के चारों तरफ प्राइवेट नर्सिंग होमों को पनपने का मौका बना दिया गया है। तो ये जो माहौल है, तो इससे आम आदमी को तो इलाज नहीं मिल रहा है। कॉलेज के नाम पर बिजोलिया में ज़मीन दखल करने पहुंच गए बीडीओ, एसडीओ, डीएम, मंत्री, एमएलए, बीएलओ, बीएलआरओ, सारे लोगों, सरकारी दफ्तर के तमाम ऑफिसर पहुंच गए। जाके उन्होंने एक ज़मीन को बता दिया कि यहाँ कॉलेज बनेगा और बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन पश्चिम बंगाल सरकार की है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की तो पूरी ज़मीन है, तो आपको वहाँ बोर्ड लगाने का क्या? अगर कॉलेज बनाने के लिए वो ज़मीन लिया तो आप उस पर लगाते बोर्ड कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कॉलेज बन रहा है, तो कॉलेज का नाम होगा। कोई नाम नहीं, ज़मीन दखल करने के लिए आपने पश्चिम बंगाल सरकार का बोर्ड लगा दिया। और उस ज़मीन से बेचारे गरीब किसान जिनके पास अपना 10 कट्ठा जगह नहीं है, उन लोगों को बेघर कर दिया गया, उनकी खेती छीन ली गई, उनका घर उजाड़ दिया गया। आज उन लोगों को परेशान करके उनकी ज़मीन हड़पने का साजिश मिन्हाजुल आरफीन आज़ाद साहब और उनकी पार्टी के जो ज़मीन माफिया लोग हैं उन लोगों ने किया है। और रहा सवाल, अब मिन्हाजुल आरफीन साहब ये कहते हैं कि मैं कॉलेज बनाना चाहता हूँ, बनाने दें। और मैंने आरटीआई करवाया वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, वहाँ से साफ जवाब आया कि उत्तर दिनाजपुर में ग्वालपोखर 2 या ग्वालपोखर 1 में सरकार के तरफ से कॉलेज के लिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ से कॉलेज बनेगा वही कह रहा है उसको कोई जानकारी नहीं है, तो मिन्हाजुल आरफीन साहब कॉलेज कहाँ से बना देंगे? तो ये सारी साजिश थी सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए। अगर नेक इरादा होता सरकार का कि कॉलेज बनाना है, तो कॉलेज स्टार्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारी जगह पड़ी हुई है।
आपके खुद निजामपुर में माइनॉरिटी की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई जो मेरे एमएलए रहते हुए बनाया गया था। वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, उसको कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। मनोरा स्कूल के पीछे मैंने मनोरा हॉस्टल बनवाया था, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, वहाँ कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। सिरसी हाई मदरसा में नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग मैंने बनवाया, वो बिल्डिंग अब खाली पड़ी हुई है, उसमें कॉलेज स्टार्ट हो सकता है। शकुंतला मैदान में, हाथीमारा शकुंतला में, वहाँ पे मॉडल मदरसा के नाम पर एक बिल्डिंग बनाया गया, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, वहाँ कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। चाकुलिया गर्ल्स हाई स्कूल बंद हो चुका है, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, चाकुलिया गर्ल्स हाई स्कूल में कॉलेज स्टार्ट कर दें। तो ये जो सिर्फ है सरकार को का एक बहाना है। मिनाजुल आरफीन आज़ाद साहब, अगर कॉलेज बनाने की सलाहियत सरकार में होती, एक एमएलए कॉलेज नहीं बना सकता, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन एक एमएलए कॉलेज के लिए मांग कर सकता है विधानसभा में। तो क्या मिनहाजुल आरफीन साहब अपना एक भी प्रोसीडिंग विधानसभा का दिखा सकते हैं कि विधानसभा के अंदर मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने अपने इस 5 साल वक्त में एक बार भी विधानसभा के अंदर उन्होंने अपनी तकरीर रखी हो या उसमें कॉलेज का मांग किया हो? मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब ने 5 साल में विधानसभा में एक तकरीर नहीं रखी है। तो एक गूंगे आदमी को विधानसभा में भेजकर आवाम की तरक्की नहीं हो सकती है। जो आदमी को आप भेजते हैं सदन में बोलने के लिए और वो सदन में जाकर सिर्फ खामोश बैठा रहता है, तो उससे तरक्की नहीं आएगी। वहाँ मांग करना पड़ेगा। मांग आज करोगे तो कल काम होगा। तो मांग आपको रखनी होगी, उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। तो वक्त लग सकता है, लेकिन आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो काम होगा। आप रजिस्टर्ड ही नहीं हैं और आप चाहेंगे आपका सारा काम हो जाए, नहीं हो सकता है। तो आपको नेता चुनना होगा जो आपकी आवाज़, आपकी ज़रूरतों को आपके सड़क से लेके बंगाल के सदन तक बोलने की सलाहियत रखता हो। सर, चूँकि आप भी 3 बार रह चुके हैं, यहाँ पर अपनी रहबरी दे चुके हैं, तो क्या सर आप वो माँग रखे थे? अगर इस बार आप जीत जाते हैं, तो क्या माँग रखेंगे कॉलेज के बारे में? मेरे पिछले 15 साल में 3 बार जो मैं एमएलए रहा, तकरीबन साढ़े 12 साल एमएलए रहा मैं, इसमें चाकुलिया के लिए मैंने कई मांगे रखी हैं। यहाँ के कॉलेज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए भी मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार का नेक इराद नहीं है। मैं उस इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का भी मांग विधानसभा के अंदर रखा हूँ। ऐसी कई मांगों को मैंने रखा है, लेकिन मसला यह है कि ममता बनर्जी की सरकार आवाम के हक में कोई काम करना नहीं चाहती है। ये सिर्फ वोट कैसे इनको मिले, उसके लिए सस्ती राजनीति ये लोग करते हैं कि आवाम की बुनियादी तरक्कियों को दरकिनार कर दो। उनको अभी जो है फ़ायदा क्या दे दो, 1500 रुपया दे दो, साइकिल पकड़ा दो, सबूत साथी के नाम पर कन्याश्री, रूपोश्री, फ्री का चावल, इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा गया है। लेकिन आज बुनियादी ज़रूरत हमारी क्या है? बच्चों की तालीम है, नौजवानों का रोज़गार है, पढ़े लिखे भाई बहनों की नौकरी है, किसानों के फसल की कीमत है, महंगाई की मार से बचना है, इलाके के लिए जो गांव की सड़कों से लेकर हमारा साफ पीने का पानी, ये हमारी ज़रूरत है। सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल हमको चाहिए। खेती करने के लिए लोगों को जो कर्ज दिया लेना पड़ता है ताकि वो कर्ज से मुब्तला ना हो, उनसे बचने का रास्ता। माइग्रेंट लेबरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हर साल माइग्रेंट लेबर हमारे यहाँ से ज़्यादा तादाद में जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आवाज़ नहीं उठेगी, इन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, हमको उलझा दिया जाता है। तो आप भारतीय हो कि नहीं, वोटर कार्ड में तुम्हारा नाम रहेगा या नहीं, बाप का नाम ठीक है कि नहीं, ज़मीन का कागज़ ठीक है कि नहीं, इसमें उलझते रह रहे हैं हम। लेकिन हम बुनियादी मांगों से पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये एक साजिश है। अच्छा सर, इस बार चूँकि आप लोग देखा जा रहा है कि चाकुलिया में खासतौर से 3 तरह की कंपटीशन है। कांग्रेस में आप हैं और टीएमसी है, उसके बाद बीजेपी में मनोज भी लिए हुए हैं। तो लग रहा है कि शायद इस बार इस बार की जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुआ होगा। लेकिन लोकसभा में आप चूँकि 1000 प्लस यहाँ से आपको वोट है, तो आप अभी फ़िलहाल किस तरह देखते हैं कि क्या सामने आप नतीजा सही निकाल पाएँगे? मुझे आवाम पे भरोसा है। मैं चुनाव जो है आवाम पे भरोसा करके लड़ता हूँ और आवाम मेरे साथ है, मैं आवाम के साथ हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आवाम 2026 के इस चुनाव में कांग्रेस के हक में फैसला करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि आज चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, आज बीजेपी पार्टी करने वाले जो लोग हैं हमारे इलाके में, चाकुलिया विधानसभा के अंदर, उनके साथ भी बीजेपी ने नाइंसाफ़ी किया है। बीजेपी में आज राजवंशी इस इलाके का इतना बड़ा तादाद में है। और यहाँ पर बाकी जो हमारे यहाँ पर हिंदू भाई लोग हैं, माँ बहनें हैं, उनकी तादाद है। आज यहाँ पर जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार कर बनाया गया है, वो
तृणमूल के आज भी श्री जैन विद्या मंदिर जो स्कूल है उसमें वो तृणमूल के नॉमिनेटेड कमेटी के मेंबर हैं, वो तृणमूल में रहते हैं। तो तृणमूल करने के बाद उनको आज बीजेपी का कैंडिडेट कर दिया गया। तो यहाँ चाकुलिया की सरजमीन पर जो लोग बीजेपी करते हैं, क्या उनमें से कोई भी एक काबिल आदमी नहीं मिला बीजेपी को कि बीजेपी का उम्मीदवार किया जाए? जो तृणमूल में रहकर बीजेपी को गालियां देता था, आज तृणमूल में रह के बीजेपी की मुखालफत करते थे और आज फिर बीजेपी के कैंडिडेट हो गए। तो इसीलिए ममता बनर्जी भी जो कहती है ना कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी के से मैं लड़ूंगी, तो ये सब दिखावा है। क्योंकि आप पिछले लोकसभा में भी देख लीजिए, कृष्ण कल्याणी वो बीजेपी में थे, उनको लाकर तृणमूल का से एमपी का कैंडिडेट कर दिया गया, और आज मनोज जैन को तृणमूल करते हुए उनको बीजेपी का कैंडिडेट कर दिया। तो ये जो है मोदी ममता की सोची समझी साजिश है। ये दोनों ही बीजेपी और ये तृणमूल जो है, इनका फूल अलग अलग है, एक कमल फूल है, एक पद्म फूल है, लेकिन मिट्टी के नीचे जब खोदिएगा तो दोनों का जड़ एक जगह पर है। तो ये दोनों बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी ममता एक है। ममता को मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बीजेपी की दलाल है, ये एजेंट है बीजेपी की, बार बार मैं कहता हूँ, खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ। लेकिन सर, ममता को शायद बीजेपी का एजेंट कहना कैसा रहेगा, क्योंकि कल आप शायद देखे होंगे कि हुमायूं कबीर की एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो 1,000 करोड़ रुपए की वो डीलिंग की बात चली बीजेपी के साथ, उसको गवर्नमेंट देने की बात चली है कि वो 70-80 सीट लेके आती है, ममता को किसी भी हाल में वो जो है नहीं देंगी गवर्नमेंट वो बीजेपी को। तो फिर ममता के साथ स्टेट में देख रहे हैं कि ममता के साथ ही बीजेपी की लड़ाई चल रही है सर। देखिए, ये दिखाने के लिए, हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है अलग, खाने के लिए अलग, वही हाल इन लोगों का है। ये हुमायूं कबीर जो है ये तृणमूल का ही प्रोडक्ट है, और तृणमूल ही इनको भेजी 2024 के लोकसभा में। यही हुमायूं कबीर ने कहा था हिंदू भाइयों के खिलाफ कि उनको काट के फेंक दिया जाएगा भागीरथी नदी में। तो ये कहने के लिए बाद में हुमायूं कबीर ने अपने ही स्टेटमेंट में खुद क्लियर किया है कि मुझसे ये बात तृणमूल के कहने पर मैंने कही थी, मुझसे ये बात बुलवाया गया तृणमूल की तरफ से। तो ये जो है ना, उस वक्त तृणमूल ने उनसे बुलवाया ताकि हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चला जाए और मुसलमान वोट ममता की तरफ चला जाए। उसको बंटवारा करने के लिए हुमायूं कबीर से बयान दिलवाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुमायूं कबीर ने खुद कहा है, मीडिया के सामने कहा है, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। और आज वही हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर फिर यहाँ पर एक नई सियासत को शुरू किया। मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। तो अगर बाबरी मस्जिद ही आपको बनाना है तो आप मस्जिद की तामीर करते। आप बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करके मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर सियासत कर रही है, और इससे फ़ायदा दोनों को है। ममता बनर्जी यहाँ पर हुमायूं कबीर को छूट दे रही हैं कि आप कुछ भी करो, आप वहाँ पर बयानबाजी करो, कुछ भी करो, लाखों लाख लोगों को लेकर आप सड़कें जाम कर दो, बाबरी मस्जिद के नाम पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब एसआईआर को लेकर आदमी का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जा रहा है, उसके लिए लोग कालिया चौक में जब धरने पर बैठ रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं, और उसके समर्थन में एक वकील जो है मुफक्किरुल इस्लाम, वो उसके समर्थन में मुफक्किरुल इस्लाम आता है, तो मुफक्किरुल इस्लाम को गिरफ्तार करवाया जाता है बंगाल के सीआईडी के ज़रिए। तो क्यों हुमायूं कबीर को सीआईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हुमायूं कबीर के खिलाफ पुलिस के तरफ मामला करके उसको क्यों नहीं रोका गया? जब सड़कें जाम हो रही थी, उस वक्त उसको सियासत करने के लिए छूट दी गई, ताकि तुम सियासत करो, हिंदू मुसलमान करो। और आज जब मुसलमान अपने हक की बात जमहूरियत के दायरे में रहकर मालदा में अपना आवाज़ उठा रहा है, तो उसमें समर्थन करने के लिए आए एक वकील मुफक्किरुल इस्लाम को गिरफ्तार करके आज जेल में डाल के रखा गया है। तो ये साजिश जो है किसके हक में कर रही है ममता बनर्जी? मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश की जा रही है, ताकि मुसलमान को बंगाल में डर के जीने के लिए मजबूर किया जाए कि तुमको डर के रहना होगा, जीना है तो हमारे पल्लू से बंधे रहना होगा। और बीजेपी को खुली छूट दी जा रही है कि तुम बंगाल में अपनी सियासत करो, ताकि या तो यहाँ पर ममता की सरकार रहे, और ममता ना रहे तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार रहे। यहाँ पर कोई सेकुलर फोर्स को बंगाल में खड़े होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक साजिश है। सर, अब लगता है आपको कि कभी ऐसा असेंबली इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन ऐसा हो जो मतलब फेयरलेसली कोई वोटर भी अपना वोट कर सके? 2021 के असेंबली में था कि एनआरसी से बचना है,
इस बार है कि SIR वगैरह से और बीजेपी से बचना है, तो आपको लगता है कि कभी और ऐसा वोट होगा, इलेक्शन होगा जिसमें वोटर अपने पसंदीदा कैंडिडेट बगैर खौफ के निडर होकर चुन सकता है? देखिए, कोई भी डर जो है ना वो परमानेंट नहीं होता है। हर डर का भी ना एक लिमिटेड दायरा होता है, उसके बाद आपको डर से भी डर नहीं लगता इंसान को। और वो वक्त आ रहा है, जो मुसलमान कल तक NRC से डर रहा था, जो मुसलमान कल तक यहाँ मोदी से बीजेपी से घबरा रहा था, आज बंगाल का मुसलमान को ना मोदी का डर है, ना ममता का डर है, ना ही NRC का डर है। आज लोग ये समझ रहे हैं कि हम साजिश के शिकार हैं। अब लोग अपने डर से उभर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बतौर एक छोटा सा नेता लोगों के बीच में जाकर लोगों के डर को ही कम करने का काम करता हूँ। और मेरे नज़र में सड़कें बनाने से, पत्थर ईंट और सीमेंट के मकान बनाने से कहीं ज़्यादा है कि आप इंसान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने जो मतलब जो एक अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर हमको पैदा किया है, तो जिसको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अपना फैसला लेने का सलाहियत दिया है, वो सलाहियत को ही हमारी सरकार हमसे छीन रही है। हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी जा रही है, हमको बेखौफ जीने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए लड़ाई मैं करता हूँ, ताकि हर आवाम बेबाक हो सके, बेखौफ हो सके और अपनी मांग, अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। और जब ये काम मैं करता हूँ, लोग मेरे आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है, उससे लोगों की तरक्की का काम भी कुछ हद तक होता है। कुछ मांगे हैं जो बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रही थी, तो कम से कम उनके कान में आवाज़ पहुंचती है। जहां तक हो सकता है वो मैं करता हूं। सर बस आखिरी चूँकि ये है, अच्छा ये आप चूँकि इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो नेशनल लीडरशिप में यहाँ मिलेंगे सर, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका, कोई आने वाले हैं अभी इसमें प्रचार? राहुल गांधी का तो अभी तक कोई प्रोग्राम बंगाल में नहीं है, अभी तक ऐसा कोई तय नहीं है। प्रियंका गांधी जी का एक ये बात हुई है कि वो शायद नॉर्थ बंगाल में प्रोग्राम में रहें, लेकिन कब से वो आएंगी, कब डेट होगा, अभी तक इसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया है। लेकिन चाकुलिया में हम लोग प्रोग्राम करने के लिए कई जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनका लिस्ट है हमारे पास, उसके मुताबिक हम लोगों ने नाम भेजा है कि इन लोगों में से किसी को दिया जाए। उसमें प्रियंका गांधी जी का भी नाम है, उसमें अजहरुद्दीन साहब का भी नाम है, उसमें कन्हैया कुमार भी हैं और उसमें सचिन पायलट जी भी हैं। तो इन लोगों को मैंने ये किया है कि इनमें से किसी का भी एक नाम आ जाए, तो जिन लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से दिया। अब देखता हूँ डेट मिलने के बाद, चुनाव से पहले पहले एक प्रोग्राम होगा। जिससे वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, शुक्रिया आपका भी बहुत। जी, अभी आप समाप्त कर रहे थे और बातों से तो चूँकि आप बहुत दिन से सर को जानते हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दे पर हमने बात करने की कोशिश की, जो आवाम की आवाज़ होती है, आवाम जो परेशान है। बहरहाल 2024 में जो सर यहाँ रायगंज पार्लियामेंट्री के ये जो कैंडिडेट थे, तो वहाँ तकरीबन 1000 प्लस वोट से वो यहाँ लीड थे, यानी 1 नंबर पोजीशन में थे। इस बार इलेक्शन में फिर सर पूरी ताकत के साथ आए हैं और आप लोग को कैसा लगता है कि तीनों कैंडिडेट जो असेंबली यहाँ चकुलिया 31 नंबर असेंबली हल्का है, ये तीनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं? कोई कहीं से प्रचार लेके आए तो सर भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से उम्मीद की जा रही है कि जो नेशनल लीडरशिप है वो आने के, वो उनको दावत दी जा रही है, उनको मांग भी हो रही है, आवाम जिन्हें सुनना चाहे अगर वो आ जाती है तो वो ज़रूर यहाँ पर इनको दिए जाएंगे। बस तब तक इतनी से बात के साथ आप जुड़े रहिए, फिर नेक्स्ट में किसी और के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।